दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे और ये क्लास 10 के साइंस का दूसरा मॉडल पेपर है। इसमें भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट है VBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल पेपर को देखेंगे। तो फ्रेंड अगर आप इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले 2028 में तो ये मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न जितने भी प्रश्न को यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो फ्रेंड किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की जो माप की जाती है ना एमीटर से की जाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि परिपथ में विद्युत विभवांतर की माप किस में की जाती है, तो वोल्ट मीटर से की जाती है। ठीक है, साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। तो फ्रेंड 2 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न ये कराए कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया उसमें या फिर चुंबकीय और ऑप्शन सी रासायनिक या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जो है ना ये उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि विद्युत घंटी विद्युत धारा की किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा क्या कराए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड बैटरी से जो है ना अधिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी कि DC करंट प्राप्त होती है। एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से अधिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दे लकड़ी या फिर गोबर गैस और ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो फ्रेंड ये जो नाभिकीय ऊर्जा है ना ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इनके अलावा लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया और इनके साथ साथ कोयला, ये तीनों जो है ना जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो फ्रेंड नवीकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं जो आने वाले समय में जो है ना कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे कोयला जो है ना अनवीकरणीय है, पेट्रोल भी अनवीकरणीय है और ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस, ये तीनों अनवीकरणीय है। लेकिन ये सौर ऊर्जा जो है ना नवीकरणीय है क्योंकि इनका भंडारण सीमित नहीं है आने वाले समय में, इनका भंडारण सीमित नहीं यानी कि आने वाले समय में कभी भी खत्म नहीं होगा। इनके अलावा कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और प्राकृतिक गैस, ये तीनों का भंडारण सीमित है, इसीलिए ये तीनों जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कराए कि निम्न में कौन अवकारक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अवकारक होगा ना कौन होगा वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ H2 या फिर CO या फिर O2 और ऑप्शन डी है H2S। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अवकारक होगा ना H2 होगा, यानी कि हाइड्रोजन होगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो देखिएगा 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो फ्रेंड जिस भी विलयन की पीएच का मान 7 से अधिक होता है ना तो वह विलयन क्षारक विलयन का मान देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 13 जो कि विलयन जो है ना क्षारक होगा। ठीक है, और दोस्तों जिस भी विलयन की पीएच का मान 7 होता है तो वो विलयन जो है ना उदासीन होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो फ्रेंड यहाँ पे कौन सही है, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है Na2CO3 10H2O। इसे हम लोग जो है ना सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये जो है ना धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है क्योंकि धोवन सोडा में जो है ना 10 अणु जल होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को जो है ना क्लियरली याद करते हुए जाना है।
तो देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाइकेन से, या फिर लाल पत्ती गोभी से, या फिर हल्दी से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पेटूनिया फूल से। तो फ्रेंड लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो किससे निकाला जाता है, लाइकन से निकाला जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2023 के लिए। देखिएगा ध्यान से प्रश्न ये कह कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रभावित करेंगे तो कौन सा पदार्थ बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये विरंजक चूर्ण का जो मतलब विरंजक चूर्ण का जो केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नेम क्या होता है, केमिकल मतलब कौन क्या होता है, कैल्शियम मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो फ्रेंड सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान होता है ना कितना होता है वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 11 या फिर 12 या फिर 13 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 7। तो फ्रेंड सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान होता है ना 7 होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है ना उदासीन होता है, इसीलिए इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होगा ना CuSO4 5H2O हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग आप लोग को बताते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH ये किससे अभिक्रिया करेगा, जिंक से अभिक्रिया करेगा ना, तो क्या बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2O बनेगा। कहने का अर्थ है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाता है, और इनके साथ साथ जल यानी कि द्रव का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, Na2ZnO2 आपका प्लस H2O बनाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पित्तल है। तो फ्रेंड ये जो पित्तल होते हैं ना कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होते हैं और ये जो है ना द्रव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड ध्यान से एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है। तो देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि। तो फ्रेंड खाद्य पदार्थ को जो डब्बा होता है ना उनको जिंक के बजाय किसका लेप होता है, टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक जो होते हैं ना अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक क्वेश्चंस को जो ना ध्यान से पढ़ते हुए जाना है, और आप लोग एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या फिर लाइव चैट में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन ऐसा अंग है जो संवेदी ग्राही नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कान, या फिर आंख, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ नाक, या फिर दिमाग। तो फ्रेंड यहाँ पे जो दिमाग होगा यानी कि ब्रेन होगा ना, ये संवेदी ग्राही अंग नहीं है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होता है ना क्या होता है, वही आप लोग को बताना है। जब भी समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ेंगे और इनके घटनात्मक जो उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की जो संख्या होगा ना, टोटल प्रतिरोध बताना, तो क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है
कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो फ्रेंड समजात अंग क्या होते हैं, जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं, उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। तो यहाँ पे समजात अंग क्या होगा, हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात यानी कि कुत्ते के आगे वाला पैर, ये क्या होते हैं, समजात अंग के उदाहरण होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 20% देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से किसे, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आमद है। तो फ्रेंड हाइड्रोकार्बन यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन जिसमें 3 होगा ना वही आपका 3 आमद होगा हाइड्रोकार्बन में। तो फ्रेंड यहाँ पे C3H4 है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना क्लियरली देखिएगा। 21वां प्रश्न क्या कराए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है ना C12H22O11 होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हीलियम परमाणु के बढ़ात्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड हीलियम परमाणु के बढ़ात्म कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सभी को याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं, CO2, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, यानी कि ये तीनों आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो फ्रेंड कवक जो होते हैं ना ये मृत जीवी पोषण के द्वारा जो है ना पोषण करता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो फ्रेंड ये क्लोरोफिल जो होते हैं ना हरे पत्तों में पाए जाते हैं और इनका कलर जो होते हैं ना क्या होते हैं, हरा होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया जो होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सभी को याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो इनमें, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि हमारे आहार में जब भी आयोडीन की कमी होता है तो हमें किस रोग होने की संभावना होती है। तो फ्रेंड हमारे आहार में अगर आयोडीन की कमी होता है ना तो हमें घेंगा उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या कराए कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो फ्रेंड ये एस्ट्रोजन जो होते हैं ना ये मादा हार्मोन होते हैं, ये जो स्रावित होते हैं ना अंडाशय से स्रावित होते हैं, अंडाशय के द्वारा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है ना किसके द्वारा होता है वही आप लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना क्या राइट आंसर होगा वही आप लोग को बताना है। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्या कराए कि घेंगा किस समुदाय का प्राणी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो घेंगा है ना ये मोलस्का समुदाय का प्राणी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मानव या फिर कबूतर या फिर मेढक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है केचुआ। तो फ्रेंड ये जो केचुआ है ना उभयलिंगी जंतु है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या करा है कि परागकोश में होते हैं। तो फ्रेंड परागकोश में जो ना परागकण होते हैं ये सभी को याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या करा है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड मनुष्य में जो है ना 23वें जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े। और मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 46, यानी कि 46 होती है। इसे आप लोग को याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो फ्रेंड उपभोक्ता की श्रेणी में जो है ना जंगली जानवरों को रखेंगे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आड़ का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है।
तो फ्रेंड ये 3 प्रकार आर होता है। ये 3 आर का जो मतलब होता है ना क्या क्या होता है, ये जो पहला आर का मतलब होता है ना रिड्यूस होता है, और दूसरा आर का मतलब क्या होता है रिसाइकल, और तीसरा आर का जो मतलब होता है ना रीयूज होता है। इनका कहने का मतलब होता है रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग, और रिसाइकल का मतलब होता है पुनर्चक्रण, और रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग। ये तीनों का आर का मतलब अलग अलग होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिएगा क्या कराए कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोग को पता होना चाहिए कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, वही आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया शहरीकरण या फिर प्रदूषण, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वृक्षारोपण से। तो फ्रेंड शहरीकरण और ये प्रदूषण, ये दोनों कारणों से जो है ना प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि फ्लेमिंग के बामस नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्रेंड फ्लेमिंग का जो बामस नियम है ना, बाएं हाथ का जो तर्जनी है, ये किसकी ओर संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से क्लियरली याद करते हुए जाना है। जैसा कि पता है कि आप लोग को यहाँ पे जो है ना साइंस के मॉडल पेपर में 48 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों इनका पीडीएफ आप लोग फ्री में कहाँ पे मिलेगा ये भी बताएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, काफी मजा है, ठीक है। 38वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ईंधन के रूप में जो है ना किसका इस्तेमाल करते हुए आप लोग को बताना है। तो एथेनॉल का उपयोग जो है ना ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो फ्रेंड जो क्षार होते हैं ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और जो अम्ल होते हैं ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि नई कार्तेशियन परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी जो ली जाती है ना क्या ली जाती है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक, या फिर कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड दर्पण के सामने रखे गए बीम की जो दूरी ली जाती है ना ऋणात्मक ली जाती है, यानी कि नेगेटिव ली जाती है। यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या कराए कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो फ्रेंड आप लोगों को पता होना चाहिए लाल रंग जो होते हैं ना इनका प्रयोग हम लोग खतरे के सिग्नल में करते हैं, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इनका विचलन सबसे कम होता है, और जो ये जो लाल रंग होते हैं ना बिना छितराए अधिकतम दूरी तय करती है। इन्हीं सभी कारणों से लाल रंग का उपयोग हम लोग सिग्नल में करते हैं, खतरे के सिग्नल में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो फ्रेंड ये जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होती है ना सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कराए कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी भी कुंडली का जो प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है ना आप लोग को पता होना चाहिए। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I होता है, ठीक है। तो यहाँ पे R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटे I हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है R बराबर V बटे I। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न भी जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना ये समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तीनों दर्पण में बनता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कराए कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो फ्रेंड लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, और ये f जो होता है ना मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, मतलब 1 मीटर होती है, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग को लेंस को पहचानने के लिए आना चाहिए। ये आपका एक लेंस होता है और एक लेंस ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं, ये आपका अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस क्या होता है कि बीच में पतला होता है तथा किनारे पर मोटा होता है, और जो उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। ठीक है, तो ये दो लेंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो, बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो, वो कौन सा लेंस होगा, वो जो होगा ना, मतलब कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 48वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा कि धातुओं में धाराभाग होते हैं। तो फ्रेंड धातु में जो धाराभाग होते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के साइंस का दूसरा मॉडल पेपर में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है 48 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% 2023 के बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये सभी प्रश्न आप बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि 48% में से आप लोगों को कितना % का श्योर सटीक आंसर याद था, और इनका आंसर क्या लगता है। आप लोग जल्दी से फटाफट से जो है ना कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, अभी तक आज का ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं ना, तो जल्दी से वेबसाइट पे जाइए और ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इसमें आप लोग हाई कीजिए, आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और आप लोग को हमेशा बताएंगे कि आप लोग कैसे स्टडी कीजिएगा और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, फ्री में PDF कैसे पा सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में बताते ही रहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।